तो हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 12th का चैप्टर 6 ऑफ सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, दैट इज़ मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। तो हमें पता है कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब उसके खुद के राइट्स और सब तो है, लेकिन बिकॉज वो आर्टिफिशियल है तो अपना डिसीजन नहीं ले सकती। तो कंपनी के सारे डिसीजन कौन लेंगे? वो डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स और बाकी स्टेक होल्डर्स लेंगे। तो अभी अगर डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स को डिसीजन लेना है तो ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ एक शेयर होल्डर सारे डिसीजन ले लेगा या फिर सिर्फ एक डायरेक्टर ले लेगा। वो पूरा ग्रुप रहता है, ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स रहते हैं। अभी किसी भी ग्रुप को अगर डिसीजन लेना है तो उनको पहले मिलना पड़ेगा, एक कंसेंसस बनाना पड़ेगा, मैटर डिस्कस करना पड़ेगा, सब लोगों को एग्री करना पड़ेगा और उसके बाद ही डिसीजन हो सकता है। तो इसके लिए मीटिंग्स होती है। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मीटिंग? मीटिंग मीन्स व्हेन टू और मोर पर्सन मीट एट वन प्लेस। दो या दो से ज़्यादा, मिनिमम दो होने चाहिए, दो या दो से ज़्यादा एक जगह पे जब मिलते हैं एंड डिस्कस एनी इशू, तो उसको कहा जाता है और इशू डिस्कस करने के बाद वो कोई एक कॉमन डिसीजन पे आता है तो उसको कहा जाता है मीटिंग। अभी कंपनीज में मीटिंग 3 प्रकार के होते हैं। शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है और अदर स्पेशल मीटिंग्स भी होती है। ये शेयर होल्डर और डायरेक्टर के अलावा जो क्रेडिटर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, वो लोग जो मीटिंग करते हैं वो स्पेशल मीटिंग में आता है। शेयर होल्डर मीटिंग के भी तीन प्रकार है। एक तो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब जब कंपनी बनती है तब जब पहली बार एनुअल जनरल मीटिंग होता है वो है फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। तो उसके लिए थोड़े अलग रूल्स है और वो फर्स्ट के बाद जितने भी एनुअल जनरल मीटिंग है वो उसके लिए अलग रूल्स रहेंगे। तो शेयर होल्डर मीटिंग के कितने प्रकार है? फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। और उसके बाद डायरेक्टर्स की मीटिंग। डायरेक्टर्स मीटिंग 2 टाइप के होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग और कमेटी मीटिंग। तो हमने देखा था जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 9 लोगों की है तो वो 9 लोगों के डायरेक्टर्स में से फिर छोटी छोटी कमेटी निकलती है, जैसे ऑडिट कमेटी है, स्टेक होल्डर रिलेशन कमेटी है। तो ये सब कमेटी भी फिर मतलब वो सब कमेटी में हो सकता है 3 डायरेक्टर हो, 4 डायरेक्टर हो, सारे 9 के 9 डायरेक्टर नहीं होंगे, 3 डायरेक्टर हो गए, 4 डायरेक्टर हो गए। तो वो लोग भी अपनी अलग से मीटिंग करते हैं, वो होगी कमेटी मीटिंग। उसके बाद स्पेशल मीटिंग। स्पेशल मीटिंग में ग्रुप मीटिंग, क्रेडिटर्स की मीटिंग है। और फिर जब कंपनी अगर डिज़ोल्व हो रही है, वाइंडिंग अप हो रही है, तब जो मीटिंग होती है, तब जो आपने लिक्विडेटर अपॉइंट किया है, मतलब लिक्विडेटर मतलब एक ऑफिशियल पर्सन जो कंपनी को बंद करने के लिए, उसके सारे एसेट बेचने के लिए ये सारा जो काम देख रहा है, वो जो मीटिंग कर रहा है वो इसमें इंक्लूडेड होगा। तो पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। तो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग आपको कब करनी है? आपको कंपनी को एक बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाए उसके बाद उसको फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग करना है। और कितने टाइम में करना है? आपका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो उसके 9 महीने के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी जो कंपनी मिली, आपकी कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला जनवरी 6 को, तो जनवरी 6 को अगर सर्टिफिकेट मिल रहा है तो आपका फाइनेंशियल ईयर कब ख़त्म होगा? फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च का होता है। तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च 2025 को ख़त्म होगा। तो 31 मार्च 2025 से 9 महीना काउंट कीजिए, मतलब 31 दिसंबर 2025। 31 दिसंबर 2025 के पहले आपका फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हो जाना चाहिए। अभी सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। अगर आपका कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिला अप्रैल 2024 में, अगर अप्रैल 2024 में आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है तो आपका फाइनेंशियल ईयर कब ख़त्म होगा? आपका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा मार्च 2025 में। तो इस केस में भी मार्च 2025 से आप 9 महीना काउंट कीजिए, दैट विल बी दिसंबर 2025। तो जनवरी 25 वाला भी दिसंबर 25 के पहले कंडक्ट करेगा, अप्रैल 24 वाला भी दिसंबर 25 के पहले कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है? 9 मंथ्स फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट है एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब फर्स्ट के बाद जितने भी एनुअल जनरल मीटिंग है उसके लिए आपको क्या रूल फॉलो करना है? पहले तो साल में एक बार आपको मिलना है, कंपल्सरीली आपको साल में एक बार सारे शेयर होल्डर्स को मिलना है। और दूसरी चीज़, 2 मीटिंग के बीच में 15 महीने से ज़्यादा का गैप होना नहीं चाहिए।
फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी अभी जनवरी 2024 में उसने अपना एनुअल जनरल मीटिंग किया था, तो वो नेक्स्ट मीटिंग कब करना है उसको 2025 में करना है। लेकिन 2025 में भी कौन से महीने में, आप 15 महीना काउंट करो, जनवरी 2024 से 15 महीना काउंट करो तो क्या होगा आपका मार्च 2025 बोल सकते हो, मार्च या फिर अप्रैल 2025। तो 2025 में भी उसको अप्रैल से पहले आपका एजीएम करवा देना है। आप उसको मई जून 2025 तक नहीं डिले कर सकते हो। ये नहीं बोल सकते हो कि भाई अप्रैल के बाद भी मेरे 8 महीने बाकी है तो मैं तब करवाऊँगा, ऐसा नहीं है। 2 एजीएम के बीच में मैक्सिमम 15 महीने का गैप होना चाहिए। तो आपको अप्रैल 2025 के पहले आपका मीटिंग करना पड़ेगा। अभी एनुअल जनरल मीटिंग में आपकी क्या क्या चीज़ें डिस्कस होगी। पहली चीज़ तो आपके जो कंपनी के एनुअल अकाउंट्स हैं वो रखे जाएंगे। कंपनी के एनुअल अकाउंट्स कैसे होते हैं, पहले डायरेक्टर्स अपने बोर्ड मीटिंग में अप्रूव करते हैं, उसके बाद उसका ऑडिट और सब होता है। उसके बाद जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसमें जो अकाउंट्स है और ऑडिटर्स रिपोर्ट जो शेयर होल्डर्स है उनको प्रेजेंट किए जाते हैं और फिर वो लोग उसको अप्रूव करते हैं। इसके साथ ही एक डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी होता है। उसमें क्या होता है, डायरेक्टर्स पूरा बताते हैं कि पूरा साल कंपनी ने क्या क्या काम किया है, मतलब उनका सेल्स कितना इंक्रीज़ हुआ, कितना डिक्रीज़ हुआ, कौन सा खर्चा इंक्रीज़ हुआ, अगर उनका प्रॉफिट ऊपर नीचे हुआ है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है तो उसका क्या रीज़न है। और साथ में अगर सपोज़ उन्होंने कोई स्पेशल प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें 3-4 साल लगेगा तो वो प्रोजेक्ट का कितना प्रोग्रेस है, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, ये सब वो लोग डायरेक्टर्स रिपोर्ट में बताते हैं। वो चीज़ वहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कस होती है। उसके बाद डिविडेंड डिक्लेयर होता है। तो जो फाइनल डिविडेंड होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रपोज़ किया होगा और फिर उसका जो फाइनल डिक्लेरेशन होता है वो शेयर होल्डर्स एनुअल जनरल मीटिंग में रहेगा। और फिर हमने जैसे डायरेक्टर्स के चैप्टर में देखा था कि डायरेक्टर्स का रीअपॉइंटमेंट एनुअल जनरल मीटिंग में होता है। नया अपॉइंटमेंट या फिर रीअपॉइंटमेंट एनुअल जनरल मीटिंग में करेंगे। साथ ही जो नेक्स्ट ईयर के जो ऑडिटर्स हैं, नेक्स्ट ईयर आप क्या काम करने वाले हो, नेक्स्ट ईयर जो ऑडिटर रहेगा वो ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेकमेंड करेगा कि ये ऑडिटर हो सकता है। और फिर जो एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स जो है वो उस ऑडिटर्स को एक्सेप्ट करेंगे। उसकी जो रेम्यूनरेशन है उसको हम कितना पेमेंट देने वाले हैं, उसका फ़ीस चार्जेस वो सब क्या रहेगा, वो लोग का भी वो डिसीजन लेंगे। और उसके अलावा भी अगर कोई दूसरा कोई मैटर है जो डिस्कस करने जैसा है तो वो चेयरमैन डिसाइड कर सकता है, या फिर कोई शेयर होल्डर्स एजीएम में मिलने आए हैं वो लोग भी अपने तरफ से कोई भी जो टॉपिक है वो रिकमेंड कर सकते हैं, उस पर एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कशन होगा। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में क्या होता है कि एनुअल जनरल मीटिंग तो साल में एक बार तो होगा ही, लेकिन कुछ ऐसा अर्जेंट काम आ गया है जिसमें आपको शेयर होल्डर्स की डिसीजन की ज़रूरत है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस आ गया है तो आपका एनुअल जनरल मीटिंग हो चुका है तो, लेकिन फिर भी ये डिसीजन लेने के लिए आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुला रहे हो, एक एक्स्ट्रा मीटिंग बुला रहे हो, तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कहा जाएगा। अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कौन बुला सकता है, अगर आपके कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो 1/10 शेयर कैपिटल होल्ड करने वाले शेयर होल्डर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आपको ध्यान रखना है कि 1/10 शेयर कैपिटल है, 1/10 शेयर होल्डर्स नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई एक पर्सन ऐसा है जिसके पास आपकी कंपनी के 20% शेयर कैपिटल है, कोई मेजर शेयर होल्डर है जिसके पास अपनी कंपनी के 20% शेयर है, तो फिर वो इंसान अकेला ही डिसाइड कर ले कि मेरे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुलानी है तो आपको बुलानी पड़ेगी कंपनी को। या फिर ऐसा हो सकता है कि 10 शेयर होल्डर मिल गए या 100 शेयर होल्डर मिल गए और उनका टोटल, वो 100 शेयर होल्डर का टोटल जो शेयर कैपिटल है वो 10% शेयर कैपिटल है, मतलब 1 करोड़ का आपका शेयर कैपिटल है, उसमें से एटलीस्ट 10 लाख शेयर्स उनके पास होने चाहिए, ये 100 शेयर होल्डर के पास। तो वो लोग मिल के एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हैं। अगर ये उस केस में है जहाँ पे आपके कंपनी के पास शेयर कैपिटल है। अगर सपोज़ आपके कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो उस केस में क्या होगा, 1/10 ऑफ द मेंबर्स हैविंग वोटिंग राइट। अगर आपके पास सपोज़ 20 मेंबर्स है तो 20 का 1/10 कितना हुआ, 2 मेंबर्स हुए।
तो दो मेंबर्स जिसके पास वोटिंग राइट है वो मिलके एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हैं। सो ध्यान रखिए, फॉर अ कंपनी विद शेयर कैपिटल इट इज़ 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल. For a company without share capital, it is 1/10 of the members with voting rights. नेक्स्ट है आपका मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स. तो मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स में दो होते हैं, बोर्ड मीटिंग एंड कमेटी मीटिंग. मतलब बोर्ड में से ही वो लोग छोटे छोटे कमेटी निकालते हैं, उनकी मीटिंग. तो अभी हमने जैसे देखा था, डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो डे टू डे पॉलिसी मेकिंग होती है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करनी होती है. इसकी वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ज़्यादा मीटिंग होती है. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर्स को सिर्फ साल में एक बार मिलना है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तो डे टू डे वर्किंग देखना है ना, तो उसको साल में एटलीस्ट 4 बार मिलना पड़ेगा. तो ये एटलीस्ट 4 बार है, 4 बार से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम आपको 4 बार तो मिलना ही है. अब इसमें क्या क्या कंडीशंस है, जैसे आपकी फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग है. फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग कब होगी? 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. आपको 6 जनवरी को आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, तो 6 फेब से पहले या फिर 5 फेब से पहले आपको अपना फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग बुला लेना है. नेक्स्ट है कि आपको साल में एटलीस्ट 4 मीटिंग होना चाहिए. और फिर मीटिंग, जैसे मैं बोल रही हूँ 9 डायरेक्टर्स है, तो सिर्फ 2 डायरेक्टर में एक डायरेक्टर आ जाएगा मीटिंग के लिए तो काफ़ी है क्या? वो काफ़ी नहीं है. तो एक क्वारम होता है. क्वारम मतलब मिनिमम कितने डायरेक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग में. तो क्वारम क्यों ज़रूरी होता है? ताकि सारे डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लें. ऐसा ना हो कि भाई जो भी सारे डिसीशंस हैं वो 2 डायरेक्टर्स मिलके हमेशा ले लेते हैं और बाकी के 4-5 जो भी डायरेक्टर हैं वो मीटिंग में आते ही नहीं है, या फिर सिर्फ साल में एक बार मीटिंग में आते हैं और फिर चला लेते हैं, और जो बाकी के 2 डायरेक्टर्स हैं जो रेगुलरली आते हैं वही सारे डिसीजन लेते, तो सारा पावर उनके पास है. तो वैसा नहीं होना चाहिए. इसके लिए quorum ऑफ द मीटिंग इज़ वेरी नेसेसरी. तो quorum क्या होता है? 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर और 2 डायरेक्टर. मतलब सपोज़ अगर आपके पास 9 डायरेक्टर्स है टोटल, तो 9 का 1/3 क्या हुआ? 3. तो मिनिमम आपके 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए. नाउ सपोज़ आपके पास 3 डायरेक्टर्स है टोटल आपके कंपनी में सिर्फ 3 डायरेक्टर्स है, तो 3 का 1/3 कितना हुआ? 1 हुआ. लेकिन 1 डायरेक्टर अलाउड नहीं है, आपको मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए. तो अगर 9 डायरेक्टर्स है तो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, और अगर 3 डायरेक्टर्स है टोटल तो मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए. सो इट इज़ 1/3 ऑफ द डायरेक्टर और 2. बिकॉज 2 क्यों है? क्योंकि हमने अपना जो मीनिंग देखा था मीटिंग का, उसमें क्या लिखा था? 2 और मोर पर्सन विल मीट. तो मिनिमम 2 लोग तो होने ही चाहिए. इसके अलावा अभी काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी कोई भी डायरेक्टर्स मिल सकते हैं. पर इसमें आपको ध्यान रखना है, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा था कि अगर सपोज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी आप मिल रहे हो तो भी फिज़िकली एटलीस्ट 2 डायरेक्टर प्रेजेंट होने चाहिए. मतलब अगर सपोज़ 9 डायरेक्टर्स है और 9 में से सपोज़ 7 डायरेक्टर्स मिलना चाहते हैं, लेकिन सब लोग बोल रहे हैं कि हम तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मिलेंगे, तो अगर 5 एटलीस्ट 2 लोग फिज़िकली वहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में आमने सामने बैठे हुए होने चाहिए. बाकी 5 जो लोग हैं वो अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आमने सामने 2 होने चाहिए, बाकी लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हो सकते हैं. और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में वो लोग क्या करते हैं? वो जो भी इश्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे और वो डिसीजन लेंगे बाय मेजॉरिटी. तो मतलब वहाँ पे भी हो सकता है कि जैसे 5 लोग हैं, 9 लोग हैं, तो उन लोगों में भी मतभेद होगा. कोई बोलेगा कि हाँ हमको ये करना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं करना चाहिए. तो फिर वहाँ पे भी वोटिंग होगा कि भाई अगर 9 में से 7 लोग बोल रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, तो फिर वो मेजॉरिटी हो गई ना 7, तो फिर वो नहीं किया जाएगा. तो यहाँ पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी वोटिंग होती है, और जो भी मेजॉरिटी होती है उस हिसाब से डिसीजन लिया जाता है. नेक्स्ट है कमेटी मीटिंग. तो अलग अलग टाइप की कमेटी होती है. सेल्स परचेज कमेटी होती है, टेंडर एंड परचेज कमेटी होती है, फिनेंशियल कमेटी होती है. अगर कोई कंपनी एक्सपोर्ट का काम कर रही है
तो वो एक्सपोर्ट का काम देखने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाते हैं। नेक्स्ट लीगल मैटर्स के लिए कमेटी होती है। तो कमेटी को क्या करना है, उनका जो भी उनको ड्यूटी दिया है, उनको जो भी काम दिया है, उसके हिसाब से उनको अपनी मीटिंग्स करनी है, उनको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मीटिंग करनी है, और उनका कमेटी का जो भी काम है उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है उनको डिस्कस करना है और उसके बारे में डिसीजन लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे एक्सपोर्ट कमेटी में बोल रही हूँ, तो आपकी जो कंपनी है वो एक्सपोर्ट करना शुरू करने वाली है, तो इसके लिए पहले आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस और सब कुछ लेना पड़ेगा ना, सारे डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ेंगे। तो जब आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, आप सारे लाइसेंस कलेक्ट कर रहे हो, लाइसेंस आप गवर्नमेंट में सबमिट कर रहे हो, गवर्नमेंट का हो सकता है कुछ क्वेरी आए, तो जब तक आपको लाइसेंस मिल नहीं जाता तब तक आपको रेगुलरली उसको मॉनिटर करना पड़ेगा कि भाई मेरे लाइसेंस मिलने में डिले क्यों हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। तो हो सकता है तब कमेटी वाले हर 15 दिन में मिले, हर 15-15 दिन में आके कमेटी मीटिंग करेंगे और फिर देखेंगे कि भाई लाइसेंस मिलने में कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं रही है, कोई हमें स्टेप्स लेने की ज़रूरत है कि क्या प्रॉब्लम है, इस तरीके से होगा। लेकिन एक बार आपको लाइसेंस मिल गया, उसके बाद एक बार आपका एक्सपोर्ट रेगुलर हो गया, आपको तो रेगुलरली काम चलता रहेगा ना, तो फिर उसके बाद आप 3 महीने में एक बार मिलोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो आपको कमेटी को क्या काम दिया है, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस हिसाब से उनको मिलना है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको 3 महीने में एक बार मिलना ही पड़ेगा। कमेटी के पास काम है तो वो मिलेंगे, काम नहीं है तो नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है स्पेशल मीटिंग। स्पेशल मीटिंग में फर्स्ट है अपना क्लास मीटिंग। तो हमने वो टेबल जब हम देख रहे थे सारे टाइप्स, उसमें ग्रुप मीटिंग लिखा था, तो आप वहाँ पे ग्रुप मीटिंग या फिर क्लास मीटिंग लिख सकते हो। क्लास मीटिंग का क्या है, शेयर होल्डर में भी अलग अलग क्लास होते हैं, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपनी मीटिंग अगर करते हैं तो वो क्लास मीटिंग में इंक्लूड होगा। मतलब उसमें सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, उसमें इक्विटी जो जनरल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स नहीं है। अगेन डिबेंचर होल्डर्स अगर देखा जाए, तो डिबेंचर शेयर होल्डर्स अगर अपनी कोई मीटिंग करते हैं, बाकी क्रेडिटर्स जो है, जो बाकी बैंक है या ऐसे जो लोग हैं जिसके पास से कंपनी ने लोन लिया है, वो लोग नहीं कर रहे, सिर्फ डिबेंचर होल्डर कर रहे हैं, तो उसको कहा जाएगा क्लास मीटिंग। अभी सपोज़ आपके पास डिबेंचर्स भी दो टाइप के हैं, एक रिडीमेबल बिफोर 20 ईयर्स है, एक रिडीमेबल आफ्टर 20 ईयर्स है। तो रिडीमेबल बिफोर 20 ईयर्स वाले भी अपनी अलग मीटिंग कर सकते हैं। तो क्लास मीटिंग में ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, मतलब कोई भी अगर एक पर्टिकुलर टाइप के एसेट होल्डर अपनी मीटिंग करते हैं तो वो क्लास मीटिंग में आ जाएगा। तो ये क्यों किया जाता है, अगर किसी क्लास ऑफ एसेट होल्डर को ऐसा लगता है कि उनके किसी भी राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, या फिर वो अपने किसी भी राइट्स को बचाना चाहते हैं, अपने किसी राइट्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो लोग अपनी मीटिंग बुला सकते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स मीटिंग। क्रेडिटर्स मीटिंग मतलब सारे ही क्रेडिटर्स आ गए, इसमें आपका बैंक आ गया, अगर कंपनी ने बैंक के पास से लोन लिया है, अगर कंपनी ने सामान ख़रीदा है और उसको सामान ख़रीद के उसको पैसा नहीं दिया है, मतलब आपके ट्रेड पेबल्स है, तो वो भी इसमें आ गया। अगर कोई डिबेंचर होल्डर है, कोई पब्लिक डिपॉजिट है, वो सब लोग ये क्रेडिटर्स में आ गए। अगर कंपनी को कुछ फाइनेंशियल नुकसान हो गया है जिसकी वजह से वो अपने क्रेडिटर्स के पैसे रिपे नहीं कर पा रहा, तो उस केस में क्रेडिटर्स मीटिंग कर सकते हैं। अगर ये क्रेडिटर्स कोर्ट के पास गए हैं अपना पैसा कलेक्ट करने के लिए, तो कोर्ट भी बोल सकता है कि आप एक क्रेडिटर्स मीटिंग कीजिए। नेक्स्ट है मीटिंग एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। तो जब भी कंपनी डिज़ोल्व होती है तब जो यूजुअली क्रेडिटर्स होते हैं वो कोर्ट के पास जाते हैं। कोर्ट के पास जाके वो कहते हैं कि भाई ये जो कंपनी है ये बैंकरप्ट है, ये हमको हमारे पैसे नहीं दे पा रहे, इसके पास कोई इनकम नहीं है, तो आप इसको डिज़ोल्व कीजिए। और जो कोर्ट होती है, मतलब ये क्रेडिटर्स कोर्ट के पास जा सकते हैं या फिर कंपनी खुद भी कोर्ट के पास जा सकती है कि भाई मेरे से ये कंपनी मैनेज नहीं हो रहा, अब ये कंपनी को बंद करना है हमको। तो उस केस में जो कोर्ट है वो एक ऑफिशियल पर्सन को अपॉइंट करेगा, इसको लिक्विडेटर कहा जाता है। तो आप इसको लिक्विडेटर, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ऐसे कुछ भी नाम से लिख सकते हो कि लिक्विडेटर एक अपॉइंट होगा। अभी लिक्विडेटर का क्या काम है, लिक्विडेटर जिसके पास से भी पैसे लेने बाकी है, जो भी ट्रेड रिसीवेबल है, जो भी शेयर होल्डर्स है जिनके पास से पैसे लेने बाकी है, उनके पास से पैसे लेगा और फिर
जिसको भी पैसे देना है उसको पैसे देगा। अगर उसको कोई एसेट सेल करना है, मतलब जिसके जो भी प्लांट एंड मशीनरी पड़ी है वो सब एसेट सेल करेगा, और फिर जब पैसे सारे कलेक्ट हो जाएंगे, मतलब ट्रेड रिसीवेबल के पास से पैसे कलेक्ट हो गए, एसेट बेच के पैसे कलेक्ट हो गए, ये सब पैसे वो क्रेडिटर्स में बांट देगा। और ये सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही कंपनी बंद हो सकती है। तो अभी ये सब प्रोसेस करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मिलना पड़ेगा, उसको जो भी शेयर होल्डर्स ने के पास अनपेड शेयर कैपिटल है, मतलब हमने देखा था 10 रुपये का फेस वैल्यू है, उसने सिर्फ 7 रुपीज़ पे किया, 3 रुपीज़ पे करना बाकी है। तो ऐसे जो भी शेयर होल्डर्स है उनका मीटिंग करेगा, उनको बोलेगा कि भाई आप अपने पैसे वापस दे दो हमें, मतलब जो बाकी के 3 रुपये है वो हमें जमा करवा दीजिए। तो उसके लिए मीटिंग करेगा, वो सारे क्रेडिटर्स से मीटिंग करेगा, वो कंफर्म करेगा कि भाई किसके कितने पैसे बाकी है। सपोज़ अगर उसके पास जो कंपनी है उसके पास सब एसेट बेच के सब कुछ करके 1 करोड़ ही जमा हो रहा है और क्रेडिटर्स 2 करोड़ के हैं, तो उसको फिर ये भी डिसाइड करना पड़ेगा, मतलब क्रेडिटर्स को थोड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा ना, उसको क्रेडिटर्स को पूरे पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो उस केस में भी कौन से क्रेडिटर को कितना पैसा वापस मिलेगा, कौन से क्रेडिटर को पैसा नहीं मिलेगा, वो सब डिसाइड करने के लिए भी उसको क्रेडिटर्स की मीटिंग करवानी पड़ेगी। तो ये सारी मीटिंग एज अ पार्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी है, तो वो यहाँ पे आएगा। तो इसके साथ हम ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं, मतलब ये सेशन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी की जो कॉन्सेप्ट है, नोटिस ऑफ द मीटिंग, कॉरम ऑफ द मीटिंग, एजेंडा, ये सब हम देखेंगे। थैंक यू।